गम है किसी के प्यार में। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आ जाओ। क्या हाल चाल मेरे लाल पीले नीले, आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आ जाओ। और भाई आज हम क्या करेंगे, तो भैया हमने एक चैप्टर जो है शुरू किया था, बहुत ही प्यारा चैप्टर था। संविधान के बारे में हम जो है बात कर रहे थे, और इस चैप्टर का नाम क्या था, तो इस चैप्टर का नाम संविधान के नाम पर ही है, संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। इस चैप्टर की हम बात करें, और बहुत ही मजेदार चैप्टर था भाई, क्योंकि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। उस देश के एक ऐसे दस्तावेज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए जिससे पूरा देश चलता है, जिसकी छत्र छाया में शायद इंसान तो बहुत दूर की बात है, पूरे सारे के सारे इंसान, पूरी की पूरी सरकारें, है ना, सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, है ना, सारी की सारी जो संस्थाएं हैं, ये सभी इसी की छत्र छाया में आती हैं। तो जल्दी से आ जाओ यार, फिर तो मजा आएगा आज। और आज हम अपने संविधान के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में तुमने ये देखा था कि भैया हमने बात की थी किसके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने बात की थी। आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने संविधान के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान की। और आज हम बात करेंगे अपने संविधान सभा के बारे में, और आज हम थोड़ा सा अपने संविधान के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। तो हमारे संविधान की हम बात करें, बनके तो तैयार हुआ था बहुत बाद में, 1950 26 जनवरी को ये लागू हो गया था पूरे देश में। लेकिन उससे पहले की क्या क्या तैयारी रही होंगी, क्या क्या कहानियां रही होंगी, क्या सिर्फ, है ना, हमने 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा दिए संविधान बनाने में, क्या सिर्फ उतना ही टाइम लगा, या फिर इसकी जो एक इसका जो प्रारूप है बहुत पहले से तैयार कर लिया गया था। या फिर आप बोल सकते हो कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उस टाइम ही संविधान बनाने की बात की गई थी। कौन कौन से हमारे जो नेशनलिस्ट लोग थे, कौन कौन से हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने संविधान की बात करी। तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। कमेंट्स लगा दो यार, बहुत टाइम हो गया यार। क्या ठीक? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। तुम्हारे कमेंट्स अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को ज्वाइन कर लो। और क्योंकि अभी तुम्हारे कमेंट्स दिखेंगे उसके बाद इंटरेक्शन शुरू होगा, तो जल्दी से आ जाओ यार फटाफट से। अभी कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं तुम्हारे, तब बात करना शुरू करेंगे कि सर आप अपना खुद ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे। तो तुम्हारे कमेंट्स अभी दिख नहीं रहे हैं मेरे को, अभी कमेंट्स तुम्हारे दिखेंगे उसके बाद मैं तुम्हें रिप्लाई करना शुरू करूंगा। ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तुम लोगों की एग्जाम वगैरह भी शुरू होने वाले हैं, मैंने सुना है तुम्हारे यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मैंने सिलेबस बहुत आगे बढ़वा दिया है, मतलब काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं हमारे, बहुत आगे आ भी चुके हैं। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। बताओ बताओ, और बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजों के बारे में बात करेंगे, मतलब संविधान के बहुत ही प्यारी प्यारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हमारा संविधान बना कैसे, हमारी संविधान सभा का काम क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम किसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अलग हुआ, है ना। पाकिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो अलग हो गई। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और क्या हमारा देश जो आज आपको दिखता है जिसमें बहुत सारी स्टेट्स, क्या ऐसा ही था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तुम्हारे कमेंट्स मेरे को दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स सी कि हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप देखोगे हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे थोड़ा सा चिट चैट कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, एंड देन हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं या फिर तुम जो भी चिट चैट कर रहे हो उनको देख लेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारे चैप्टर्स को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लाइव ही है, ये लाइव है, लेकिन कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से हम आपके कमेंट्स दिख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लो, अभी वो लगे हुए हैं, ठीक है ना, इनको पहले समझ में आता नहीं है, फिर बाद में थोड़ा सा वो करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा करते रहो करते रहो करते रहो, थोड़ा सा ऐसा समझ लो, अभी स्टार्टिंग की 10-15 मिनट रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो हम बात करें संविधान निर्माण के बारे में। किसकी बात करें हम? संविधान निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने किस चीज की बात की थी? हमने सबसे पहले किस चीज की बात की, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? किसकी बात की थी? ध्यान से देखो फटाफट से। हमने सबसे पहले किसकी बात की सर? पहली क्लास की हम बात करें, है ना? ये थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, भी कमेंट्स दिखने लगेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? जो हमने पहली क्लास में पढ़ा, हमने क्लास 1 में पढ़ा। क्लास लेक्चर जो 1 था, लेक्चर जो 1 था हमारा, लेक्चर 1 जो था हमारा, उसमें हमने बात की थी किसके बारे में? पहले हमने संविधान को समझा कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा हमारा जो संविधान है, ये एक्चुअली है क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये हमने बात की। संविधान के मतलब को समझा था हमने, अगर आपको याद हो तो संविधान के मतलब को समझा, संविधान होता क्या है, तो हमने बात की कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिस दस्तावेज में लिखा होता है वो चीजें लिखी होती हैं जिसके हिसाब से ना, जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश चल रहा होता है। ना सिर्फ पूरा देश, देश में जो भी चीजें, चाहे मैं सरकार की बात करूं, चाहे मैं उस देश के नागरिक की बात करूं, चाहे मैं उस देश के किसी भी चीज की बात करूं, XYZ, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, वो सिर्फ वो किस किस के अंडर में आएगी, तो वो हमारे संविधान के अंडर में आएगी। मतलब मैंने आपको एक, है ना, एक चित्र भी बना के दिखाया था कि मान के चलो ये हमारी क्या, ये हमारे छतरी है। माफ करना, थोड़ा सा मेरे ड्राइंग, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, बना के दिखा देंगे। ये क्या भाई हमारा, ये हमारी एक छतरी है, और इस छतरी के नीचे उस देश के नागरिक, इस देश के नागरिक, है ना, इस देश की सरकार, ठीक है, इस देश का नागरिक, इस देश की सरकार, ठीक है, इस देश की संस्थाएं, संस्थाएं, ठीक है, ये सारी जो चीजें आ रही हैं, ये सारी जो चीजें आ रही हैं, ये किसके अंडर में आ रही है? तो हमारी ये संविधान नाम की छतरी के अंदर में आ रही है ना? तो संविधान एक तरीके की छतरी का काम कर रही है, और इस छत्र छाया के अंदर, संविधान के अंडर में आप देखोगे नागरिक, संस्थाएं, सरकार, हर एक चीज, है ना, हर एक चीज, हर एक चीज इसी में आएगी, हर एक चीज, हर एक चीज इसी के अंडर में आएगी। तो ये मैंने संविधान के बारे में बताया। फिर मैंने दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, किसके बारे में बताया था? तो भैया आपका जो दक्षिण अफ्रीका है, आपका जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो किसके बारे में था? जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका जो है, इसके बारे में हमने बात की। इसके दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने बात की। किसके बारे में बात की हमने? हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने बात की। क्लियर हुआ? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हमने दक्षिण अफ्रीका में क्या समझने का मतलब समझा, क्या क्या समझा हमने दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो? अच्छा ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स जो हैं विजिबल हो गए हैं, तुम्हारे कमेंट्स जो हैं विजिबल हो गए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ है नहीं? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो तुम्हारे कमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, क्लियर हुआ? हाँ, अब दिख रहे हैं तुम्हारे कमेंट्स, तो अब जो भी तुम्हें बातें करनी है तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना? अभी तुम्हारे कमेंट्स दिख नहीं रहे थे, इनको थोड़ा सा बाद में याद आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो, अच्छा, जिन बच्चों की पहली, ऐसे कितने बच्चे इनकी पहली क्लास है आज, ये बताओ। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनकी आज पहली क्लास है, ये बताओ पहले फटाफट से। अच्छा, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो कृपया घबराए ना, क्योंकि आज पहली क्लास है, तुमसे मैं बोलूंगा पहला लेक्चर देखना, उसके बाद दूसरे में आना। ये जो तुम्हारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती है ना, ये अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले पहला लेक्चर देख लो, उसके बाद ही आना, ठीक है? क्लियर हुआ ना? हाँ, सो जो भी बच्चे पहले पहले जो बच्चे हैं ना, पहले सबसे पहली जिनकी क्लास है, आज नया नया एडमिशन लिया है, ताजा ताजा एडमिशन लिया है, तो इनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन हाँ, आज अगर कुछ समझ में ना आए तो घबराना मत, क्योंकि आज दूसरा लेक्चर है और तुम बीच लेक्चर में आए हो, ठीक है ना? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला लेक्चर देखो, उसके बाद दूसरे पे आना। क्लियर हुआ? हाँ, जो भी पहले बच्चे उनसे मैं बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि अरे सर जी का पढ़ा दिए, ऊपर से निकल गया, ऊपर से निकला पूरा, डायरेक्टली डायरेक्टली ऊपर से निकला है, ऊपर से निकला है। ये मत करना था, ये नहीं करना, ठीक है? तुम अमित भैया को जानते हो, बहुत पहले से देख रहे हो अमित भैया को, भाई ऐसा तो है नहीं, तुम सबके सब जानते होगे, यूट्यूब पे कभी ना कभी तुमने मेरे को देखा होगा, ठीक है ना? तो जितने बच्चे मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, पढ़ रहे हैं भाई, उनको पता होगा ये चीज, ठीक है ना? हाँ, तो देखो ये, हाँ ये बताओ, अब ये बताओ कि पहला जो, अब एक मिनट, एक पोल करवा लेते हैं अपन, क्योंकि मैं हमेशा पोल के हिसाब से चलता हूं भाई। पोल में तुम्हें ईमानदारी से आंसर देना है कि जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, मतलब जो भी बच्चों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया था, लेक्चर नंबर 1 संविधान निर्माण का, वो तुम्हें समझ में आया था या नहीं आया था? प्लीज ईमानदारी से आंसर देना, ठीक है ना? ईमानदारी से अपन को आंसर देना है, ठीक है ना? चलिए फटाफट से आंसर दो जल्दी से। समझ में आया था? झूठ तो नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हाँ सब समझ में आता है बेटा।
अरे बेटा ईरान में जो हो रहा है तो होने दो भाई, क्या कर सकते हैं ईरान में हो रहा है। ईरान को तो अमेरिका ने जाके ठोक दिया ईरान को भाई। अपना जो B2 बॉम्बर था वो ले जाके भाई, B2 बॉम्बर जो है ना वो 2 बिलियन का है भाई, 16,000 करोड़ का है वो। 16 क्यों, 18 17 18,000 करोड़ का है वो। भाई B2 बॉम्बर जो है ना वो, एक तो वो अपना वो पता है, एक तो हवा में 48 घंटे उड़ सकता है वो। हवा में 48 घंटे, सोच के देखो, 48 से ज्यादा, 55 घंटे शायद, सोच रहे हो हवा में। मतलब उसको नीचे उतरने की जरूरत भी नहीं है, इतना उसके पेट्रोल भरा होता है उसके अंदर, वो फ्यूल भरा होता है। और भैया जब वो चलता है ना तो एक तो रडार में उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते तुम, वो आएगा इतनी ऊंचाई से वो बम गिराता है कि तुम देख भी नहीं सकते, ऐसा लगेगा कि कोई ऊपर चील उड़ रही है। और भाई वो अपना काम करके चला गया, वो यूएस से उसने आप सोच के देखो, मतलब समझ रहे हो, टेक ऑफ किया था उसने यूएस में और लैंडिंग करिए यहाँ, लैंडिंग तो करी नहीं, वो तो ऊपर प्रॉपर तरीके से वो उड़ा के सबको चला गया वो। हाँ हाँ, वो सबको उड़ा के चला गया भाई, जितने भी उनके न्यूक्लियर साइट्स थे। अब देखो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान जो है वो परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना दिया तो फिर इजराइल खतरे में आ जाएगा। और यूएसए चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल ही इंपॉर्टेंट, मतलब इजराइल ही मजबूत बना रहे और कोई दूसरा देश मजबूत ना हो। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम हो। लेकिन अभी एक नई खबर और आई है, रशिया ने बोला है कि हम ईरान को परमाणु बम देंगे, ईरान को पूरा हक है अपने आप की रक्षा करने का। अब देखो क्या होता है, जियो पॉलिटिकल थिंग्स भाई बहुत मजेदार चीजें हैं। कभी देखा, कभी तुम यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे ना तो उसमें ये चीजें पढ़ने का मिलेगा तुम्हें, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि World War III ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है भाई, मेरे को सच में लग रहा है। अब देखो इधर क्या है, दिसंबर तक आते आते मैं गारंटी से कहता हूं इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से भिड़ने वाले हैं। उधर चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक कर देगा, उधर यूक्रेन रशिया चल ही रहा है। अब सोच के देखो, ये World War III नहीं है और क्या है, World War III स्टार्ट हो चुका है एक्चुअल में, ऑफिशियल नहीं हुआ है बट एक्चुअल में World War III स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये सीन है। चलो एक काम करते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा 84% बच्चों को समझ में आया। ये देखो, ये मैं हमेशा होता है, ये चीज हमेशा होती है कि जब मैं क्लास में बोलता हूं तब हमेशा 95+% आता है, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तब भी 95% रहता है। लेकिन जब मैं अगले दिन आके आपसे पूछता हूं तो ये 10% बच्चे कहां से आ जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये बताओ, है ना। तो तुम ध्यान से समझो यार, क्योंकि मैं देखो, मैं अभी क्या करवा रहा हूं, अभी मैंने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाया, अभी मैंने कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ाया है। मैं अभी सारे जो पुराने टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है, वही पढ़ा रहा हूं। तो मेरी हमेशा आदत है, मैं पिछले लेक्चर का रिवीजन करवाता हूं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली बेटा, अभी आप देखोगे बेसिकली अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी कुछ नया नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले हमने संविधान के बारे में जान लिया। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है ना, उस दस्तावेज में जो भी किसी भी देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून लिखे होते हैं, जो भी चीजें लिखी होती हैं, उसके हिसाब से वो जो देश है, देश की सरकार जो है, देश की संस्थाएं जो है, देश का नागरिक जो है, वो इसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग चलता है। मैंने बताया था आपको। अब ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लो, World War III बाद में होगा, जब होगा तब देख लेंगे। अब ये काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब दक्षिण अफ्रीका का हमने उदाहरण क्यों लिया सर, दक्षिण अफ्रीका का ही उदाहरण हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बन के आया 1994 में, इन्होंने अपना संविधान बनाना शुरू किया था, 1996-97 में जाके वो पूरा संविधान लागू हो गया था पूरे देश में। अब जब इनका संविधान बन के आया तो आप देखोगे कि इनका संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बोला जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है साउथ अफ्रीका ने पेश किया है। इसलिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। अच्छा, अब दक्षिण अफ्रीका का इतिहास कैसा रहा है सर, तो आप देखोगे जैसे अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज आए थे। कौन आए थे सर, अंग्रेज आए थे, और इनको भी गुलाम बनाया। अब दक्षिण अफ्रीका की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो इनकी जनसंख्या बहुमत में है, आप देखोगे उसमें कौन रहते हैं, उसमें भाई अश्वेत लोग रहते हैं सर। कौन रहते हैं सर, अश्वेत लोग रहते हैं। मैंने बताया था आपको, अश्वेत रहते हैं, कुछ भारतीय भी आपको मिलेंगे, है ना, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे इनका रंग थोड़ा सांवला कलर का है ना, तो ये गेहुआ रंग का कलर है। तो ये सारे जो लोग हैं वो मिलते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो यहां पर गोरे लोग भी आ गए, यानी कि श्वेत लोग जो थे, गोरे जो थे वो आ गए। अब श्वेतों ने क्या किया, श्वेतों ने जैसे हमें गुलाम बनाया था वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना दिया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को श्वेतों ने गुलाम बना लिया। मतलब जो गोरे लोग थे वो क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। जैसे भारत वालों को गुलाम बनाया, जैसे भारतीयों को गुलाम बनाया गया, ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि यहां पर हमारे जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे इनको भी गुलाम बनाया गया। समझ में आया, इतना समझ में आया, हाँ ना, इतनी क्लियर हुई ना, इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ समझ में आया ना। हाँ, तो ये मैंने बताया था। अब हुआ क्या कि अब जब दक्षिण अफ्रीका बाद में आजाद भी हो गया था, लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि दक्षिण अफ्रीका में
जो सरकार थी वो किसकी थी? सरकार जो थी वो श्वेतों की सरकार थी। और ये जो सरकार थी श्वेतों मतलब गोरों की सरकार थी। और ये जो गोरे लोग थे ना, ये कैसे लोग थे? तो ये रंगभेदी सरकार थी, है ना, गोरों की रंगभेदी सरकार थी सर, रंगभेदी सरकार, है ना, इसको हम बोलते हैं एपरथाइड, है ना, एपरथाइड गवर्नमेंट, रंगभेदी सरकार थी सर, ये गोरों की सरकार थी। और ये गोरे जो थे ये बहुत ज्यादा क्या थे सर? बहुत ज्यादा रेशिस्ट थे। ये नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव किया करते थे। ये चमड़ी के रंग के आधार पर, स्किन का जो कलर है आपका, उसके आधार पर ये क्या करते थे भाई? रेसिज्म फैलाते थे कि आप गोरे हो, आप काले हो, आप सांवले हो। तो यहां पर आप देखोगे ना कि अत्याचार किसके खिलाफ हुए? तो आप देखोगे ये भारतीय जो कुछ भारतीय लोग हैं, कुछ गेहूं रंग के लोग हैं, या फिर कुछ अश्वेत, कुछ काले लोग जो हैं, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा रेसिज्म हुआ। रेसिज्म का मतलब क्या होता है भाई? रेसिज्म का मतलब क्या होता है? रेसिज्म का कोई मतलब बताएगा मुझे क्या होता है? कल मैंने पहले लेक्चर में बताया था, फटाफट से बताओ रेसिज्म का मतलब क्या होता है। फटाफट से बताओ जल्दी से, कौन बताएगा मेरे को? मैंने पहले ही लेक्चर में रेसिज्म का मतलब बताया था। बताओ बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, एपरथाइड सिस्टम, एग्जैक्टली बेटा, रंगभेदी सरकार में यही था। अरे बोलो बोलो बोलो, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं एटलीस्ट वो तो रिप्लाई कर दिया करो। और मेरे को, मैं देखता हूं यहां पे मैक्सिमम जो लोग हैं फालतू की बातचीत करने ही आते हैं। भेदभाव करना, एग्जैक्टली, रंगभेद, एग्जैक्टली, हाँ रंगभेद, हाँ बोल सकते हो आप। हाँ, भेदभाव एक तरीके का, आप सरल भाषा में अगर सीखोगे तो एक तरीके का भेदभाव करना। अब यहां पे होता क्या था? भेदभाव किस आधार पर होता था? तो याद रखना, ये जो भेदभाव जो था वो रंग के आधार पर होता था। जैसे हमारे भारत में क्या हुआ, आप भारत से कनेक्ट करके देख लिया करो। मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी थोड़ा सा कनेक्ट करवाया था कि भारत में भी यही हुआ था। भारत में लेकिन रंग के आधार पर नहीं हुआ था, भारत में जाति के आधार पर ज्यादा हुआ है। आपने देखा है ना, हमारे जो दलित भाई बहन जो है, इनके खिलाफ कितना कुछ हुआ है भाई। तो इनके खिलाफ भी क्या हुआ? भेदभाव तो हुआ है, लेकिन वो उनकी जाति के आधार पर हुआ। ठीक उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में जो जो यहां पर रेसिज्म हो रहा है, जो यहां पर भेदभाव किया जा रहा है, वो किसके आधार पर किया जा रहा है? तो वो उनके रंग के आधार पर किया जा रहा है। तभी इसको क्या बोल रहे हैं हम? तभी इसको हम रंगभेदी सरकार बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि भैया वहां पर ऐसा सिस्टम हो गया था कि जो पब्लिक प्लेसेस है, यानी कि यहां पे लोग जाते हैं, पब्लिक पार्क वगैरह जो होते हैं, गार्डन वगैरह जो होते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं, है ना, अगर मैं बात करूं जो भी एंटरटेनमेंट वाली चीजें होती हैं, सिनेमा घर हो गए, तो वो अंग्रेजों के लिए, गोरों के लिए अलग थे, इनके लिए अलग थे। जहां गोरे जाते थे उनको जाना अलाउड नहीं था। मतलब जो अश्वेत लोग हैं वो गोरों के इलाकों में नहीं जा सकते थे, उनकी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते थे, बसों में उनको पीछे बिठाया जाता था। तो ये सारी चीजें जो है साउथ अफ्रीका में हो रही थी। और दुख की बात पता है क्या है? अब सोच के देखो, ये अश्वेत लोग तो यहां के क्या थे? ये अश्वेत जो लोग हैं ये तो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी हैं। मतलब तुम्हारे घर में ही कोई बाहर का इंसान आके जो है तुम्हें क्या कर रहा है? तुम्हें, तुम्हारे खिलाफ जो है भेदभाव कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, अंग्रेज जैसे भारत में आए और भारत के ही लोगों को परेशान किया, ठीक उसी प्रकार यहां पर जो गोरे हैं ये दक्षिण अफ्रीका में आए और इन्होंने वहां के जो मूल निवासी हैं, जो कि जिनका रंग, स्किन का कलर जो था काला था, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा भेदभाव किया। अब अपने घर में ये सब होता हुआ वो देख नहीं पाए, और आप देखोगे कि उनका जो पाप का घड़ा था, है ना, वो भर गया। एक होता है ना, सहन करने की भी एक शक्ति होती है। एक टाइम पर जब आपकी सहन करने की शक्ति पार हो जाती है तो आप विद्रोह कर देते हो। तो यहां पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। आप देखोगे यहां के जो मूल निवासी थे, जो कि अश्वेत थे, इन्होंने इनके खिलाफ, किसके खिलाफ? रंगभेदी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कुछ ऐसा हुआ, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो हमने बताया था नेल्सन मंडेला जी जो थे, ये भी खुद अश्वेत थे, इन्होंने इसको लीड किया, इनके कुछ साथी थे। अब हुआ क्या कि जो हमारे नेल्सन मंडेला साहब जो थे वो करीबन 28 साल जेल में रहे भाई। 28 साल जेल में क्यों रहे? क्योंकि इनके खिलाफ झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने देशद्रोह किया है। उन्होंने सिर्फ क्या किया था? उन्होंने सिर्फ इस रंगभेदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। फिर आप देखोगे यहां से एक लहर शुरू होती है, अलग अलग पार्टियां बनाई जाती हैं। कांग्रेस पार्टी बनाई गई, जो अफ्रीका में कांग्रेस पार्टी है वो बनाई गई, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मोर्चा खोल दिया। और फाइनली आपको क्या होता है? फाइनली आपको देखने को मिलता है, फाइनली जो यहां पर जो ये गोरों की सरकार होती है, रंगभेदी सरकार जो होती है, वो इनके आगे घुटने टेक देती है। उसके बाद आप देखोगे फाइनली 1994 में इनका संविधान बनना शुरू होता है। और आप देखोगे कि हमारे जो नेल्सन मंडेला जी जो होते हैं, जो 28 साल जेल में काट के आए होते हैं, इनको वहां का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या थी? आपको लगेगा कि भाई ये जो गोरे लोग हैं, इनको तो निकाल दिया होगा कि भैया इन्होंने तो बहुत बुरा किया इन्होंने, इनके खिलाफ तो बहुत चीजें होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं हुआ। यहां पे सबसे अच्छी चीज यही थी, नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बोला कि अब तक जो भी गोरों ने तुम पर कष्ट जो भी ढाया है, जो भी चीजें हुई हैं तुम्हारे खिलाफ, उन सबको भूल के हम एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। देख, सोचने में थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा कि भाई तुम्हें किसी ने पूरे साल भर मारा है, सिर्फ मारा है, और फिर अचानक से कोई व्यक्ति आके बोलता है कि सुनो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी इसने मारा है ना तुम्हें, तुम सब कुछ भूल जाओ। ऐसा कोई कर सकता है भाई? बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए। भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो कि तुम्हें कोई 5 साल से 10 साल से सता रहा है,
और फिर कोई अचानक से सारी चीजें सही हो जाएं, सारी चीजें तुम्हारे हाथ में आ जाएं, फिर तुमसे बोला जाए कि जिस इंसान ने तुम्हारे खिलाफ इतना बुरा किया है उसको माफ कर दो, कर पाओगे तुम? बहुत कम बच्चे होंगे, या फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, देखो मैं तो मारूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन भाई उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने अपने भाइयों से, अपने अश्वेत भाइयों से अपील की, अश्वेत भाइयों से अपील की कि देखो जो हुआ उसको भुला दो, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो यहां पर, और हाँ याद रखो यहां पे ये भी हुआ, यहां पे देखो ऐसा हुआ कि जब ये सरकार बन रही थी तो कुछ एग्रीमेंट भी होते हैं। क्या होते हैं सर? कि देखो ऐसा है कि जो भी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, जो भी अश्वेतों की प्रॉपर्टीज वगैरह, अश्वेतों की, गोरे लोगों की प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, इनको जब्त नहीं किया जाएगा, है ना, इनको नहीं मारा, सताया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया अब अश्वेतों की सरकार आ गई है तो गोरे लोगों को बहुत सताया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आज आप देखते हो ना साउथ अफ्रीका, अरे भैया एवी डिविलियर्स की हम बात करें तो वो अश्वेत थोड़ी ना, एवी डिविलियर्स जो तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, भाई मेरा तो फेवरेट था, वन ऑफ द फेवरेट, बहुत अच्छे इंसान है वो। अब सोच के देखो गोरे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गोरे नहीं है, गोरे एक्चुअल में वो साउथ अफ्रीका के ही मूल निवासी नहीं है, वो भी एक तरह के आप बोल सकते हो कि ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करते होंगे, ब्रिटेन वाले लोग जब आए यहां पे आके बस गए। तो ऐसे बहुत सारे जो गोरे हैं वो कहां रहते हैं? वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं भाई। वो जैक कैलिस की हम बात करें, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं एवी डिविलियर्स की बात करूं तो आज तुम्हें साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसमें गोरे और काले दोनों दिखेंगे तुम्हें। क्लियर हो ना? क्यों? क्योंकि आज वहां पर उस संविधान का ही असर है। आज देखो वहां पर, अब ऐसा बोला जाता है कि भाई साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बताया जाता है, कि भैया इससे अच्छा संविधान नहीं है। इस संविधान ने जितने अधिकार अपने नागरिकों को दिए हैं शायद उतने अधिकार किसी को नहीं दिए गए। तो ये कहानी मैंने पहले वाले लेक्चर में बताई थी, और अब तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, अब तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, जल्दी से मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से। और उसी के साथ आज हम क्या करते हैं, अब भाई 22 मिनट हो चुके हैं, 22 मिनट में मैंने एक भी चीज अभी तक नहीं पढ़ाई है। मतलब देख रहे हो तुम, रिवीजन में भाई आधा घंटा जा रहा है। सोच लो बेटा, कोर्स भी कंप्लीट करवाना है मेरे को, कि फिर बाद में बोलोगे अरे सर जी आपने तो बोला था नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करवा दोगे, आपने तो झूठ बोला, और ये जो आधे आधे घंटे में रिवीजन करवाता हूं उसका क्या बे है? क्लियर है ना? हाँ चलिए, नहीं मैं रिवीजन तो डेली करवाऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं है, मजाक कर रहा हूं बस। लेकिन हाँ बस ये है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये मैंने पता रिवीजन क्यों करवाया है, क्योंकि वो जो 15% बच्चे थे ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है बेटा, ये मेरे लिए, मैं दिल से बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मेरा जो परसेंटेज है वो 95 प्लस होना चाहिए। और हमेशा याद रखना बेटा, जब मैं पोल करवाऊं तो प्लीज ईमानदारी से आंसर देना। दिल से पढ़ाता हूं मैं, मेहनत करके पढ़ाता हूं मैं, तो प्लीज जब मैं पोल करवाऊं ना कि समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज ईमानदारी से आंसर दिया करो। एक भी ऐसे कर दिया करो, थम मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 22 मिनट इसीलिए ही रिवीजन करवाया है, ताकि तुम में से जो 15% जो बच्चे हैं ना, इनको समझ में नहीं आया, उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। और एक काम करना, दिल से बोल रहा हूं, देखो लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार खुद से लेक्चर पढ़ लिया करो प्लीज, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ना? हाँ, अरे तुम बहुत प्यारे बच्चे हो यार, तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, देखो 9वीं में मुझसे पढ़ रहे हो, 10वीं में जाओगे मुझसे ही पढ़ोगे। क्लियर हुआ ना? तो मैं चाहता हूं तुम मुझे याद रखो कि भाई एक अमित सर थे जिन्होंने क्लास 9वीं में पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है ना। हाँ तो समझो, तो इसलिए मैंने 15% बच्चों को समझ में नहीं आया, मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने भाई रिवीजन करवाया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले। तो आज के टॉपिक देखते हैं, आज तो बड़ा मजा आएगा भाई, आज तुमने इतना मजा दिलवाने वाला हूं ना मैं, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आज हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? तो सर आज हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में, अपने प्यारे भारत के बारे में। इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, साउथ अफ्रीका से ही संबंधित टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने अपने संविधान में लिखा। उसके बाद हम भारत से संबंधित चीजों के बारे में बात करेंगे कि भारत के संविधान की कहानी क्या है सर, क्या कहानी रही होगी। अब सोच के देखो, हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा। हमने अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीजें उठाई हैं अपने संविधान में, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पर हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं, आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, ये हमने कहां से लिए हैं? तो ये हमने यूएसए से उठाए हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, ये हमने कहां से उठाई है? तो हमने ये फ्रांस से उठाई है। सर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमने कहां से उठाए हैं? सर हमने रशिया से उठाए हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने सर कहां से उठाई है? तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। तो हम कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है ना, वो दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान का एक मिश्रण है। हमने क्या किया, जो चीजें हमें अपने हिसाब से सूट करती थी कि भाई ये जो चीज है ना, ये हमें भारतीयों के हिसाब से सूट कर रही है। अब सोच के देखो ना, ऐसा थोड़ा ना कि हर एक चीज जो है मतलब एक ऐसा तो है नहीं कि हम एक देश के संविधान को ही
उठा के सीधा कॉपी पेस्ट मार लेंगे। अरे भैया अपने देश के हिसाब से हर एक चीज सूट थोड़ा ना करती है। हमने क्या किया, हमने अपने देश के हिसाब से उस चीज को बनाया है कि भैया इस चीज का असर भारत पे क्या होगा। तो हमने अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीजें उठाई हैं, इधर से कुछ उठा लिया, 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 और उसको ऐसा डिजाइन किया गया कि अगर वो जब भारत में लाया जाए तो वो भारतीयों के हिसाब से होना चाहिए। अब बाहर के कानून तो बाहर के हिसाब से होंगे ना, लेकिन हमने उसको इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से डिजाइन किया है। तो बहुत खूबसूरत हमारा इतिहास है ना, हमारा संविधान का इतिहास। और ऐसा नहीं है कि भाई संविधान जब हम आजाद हुए उसके बाद ही हमने संविधान बनाने का सोचा। संविधान बनाने की कोशिश या फिर संविधान बनाने की बात जो है आप देखोगे बहुत पहले अलग अलग हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, अलग अलग जो नेशनलिस्ट थे, अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने संविधान बनाने की बात कही। ठीक है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि पूरा एक जो हमारा संविधान का इतिहास है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। चलिए तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। संविधान का थोड़ा सा इतिहास क्या रहा है सर, इतिहास बता दो सर, हिस्ट्री क्या है संविधान की, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है भाई। तुम पैदा हुए, तुम्हारी भी कोई हिस्ट्री है, तुम अगर कुछ बड़े काम करोगे तो तुम भी इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा। और याद रखना, इतिहास हमेशा उन लोगों का नाम ही याद रखता है। याद रखो हमेशा, इतिहास हमेशा उन लोगों का नाम ही याद रखता है जो कुछ बड़ा करते हैं। आप सोच के देखो ना, जितना भी बड़ा बड़ा तो तुम पीछे इतिहास पढ़ के देख लो, किसी भी आम आदमी का तुम्हें जिक्र मिलता है? नहीं मिलता ना। तो भाई इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो कुछ बड़ा करते हैं, जो अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाते हैं। और उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यही चीज है। तो हम इतिहास के बारे में बात करेंगे और आप देखोगे इसके बाद हम बात करेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, क्या। और ऑलरेडी देखो ये जो टॉपिक है इसका आंसर मैंने बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ में आपको दिया था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। और मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि इमेजिन करो कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी नियम कानून नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भाई, तरखाट मच जाएगा भाई। सोच के देखो ना, अभी जब संविधान बना हुआ है तो देश में इतने अपराध होते हैं, और संविधान ना बने, एक दिन की छूट दे दी जाए कि भैया जो जिसको करना है करो, सारे अपराध माफ होंगे, तो भैया क्या क्या चीजें हो जाएंगी तुम्हें पता है, लाखों लोग मारे जाएंगे। ठीक है, हाँ। फिर हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं बेटा जी, हम एक चीज देख लेते हैं। हाँ, तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका जो है वो एक नए संविधान की तरफ कैसे बढ़ा, क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। खैर ये जो टॉपिक है ना, मेरे को लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ाना था, बट भैया ना टाइम नहीं बचा था। आज में भी हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, क्योंकि आधा घंटा तो तुम्हें रिवीजन करवाने में ही लग गया। ठीक है ना, हाँ। तो बेटा थोड़ा सा टाइम पर क्लास ज्वाइन कर लिया करो तुम लोग। ऐसा है बीच में तुम्हारी एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, फिर बाद में बोलते हो सर तो सर कछु समझ में नहीं आया सर, क्या करें सर। अरे टाइम पे भाई, एक बात बताओ, 6 बजे मैं आता हूं ना, मैं करेक्ट 6 बजे तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता हूं, तो तुम 5 मिनट पहले रेडी रहा करो कि भैया अमित सर की क्लास होने वाली है। मजाक से हट के बता रहा हूं, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते हैं भाई। क्लियर हो? हाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं कि इनके संविधान की कुछ विशेष जो कुछ एक स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में हम बात करें, तो क्या क्या है, चलो ठीक है पढ़ते हैं भाई। सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो संविधान है, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, इन्होंने अपने नागरिकों को बहुत बड़े स्तर पर व्यापक अधिकार दिए। मुझे नहीं लगता कि जो अधिकार साउथ अफ्रीका ने अपने नागरिकों को दिए हैं वो किसी और देश की जो सरकार है या फिर किसी और देश का जो संविधान है वो उन नागरिकों को अधिकार देता है। ठीक है ना, चलिए, मतलब यहां पे बोला गया साफ साफ कि भैया ऐसा नहीं है कि, मतलब हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा ही इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जितने अधिकार अपने नागरिकों को दिए हैं उतना शायद किसी दूसरे देश के संविधान ने नहीं दिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है कि साथ में उन्होंने ये फैसला भी लिया, क्या फैसला लिया कि जो भी मुश्किल मामले हैं, मतलब ऐसे मामले जिनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है निर्णय लेने में, है ना, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर निर्णय ले पाना बहुत मुश्किल होता है ना। आप देखते हो ना बहुत सारे बिल आते रहते हैं हमारे पार्लियामेंट में, वो अटके पड़े हैं अभी। क्यों अटके पड़े हैं, वो क्यों पास नहीं हो पाए? क्योंकि उनमें बहुत दिक्कत है। जैसे हम किसान बिल की हम बात करें, है ना, तो होता क्या है कि भाई संविधान, जैसे हम एक डेमोक्रेसी की बात करें, हम एक लोकतंत्र की बात करें, वहां पर चीजें तभी आगे बढ़ती हैं, वहां पे कोई भी निर्णय तभी लिया जाता है जब आपसी सहमत होती है ना। आपसी सहमति मतलब होती है, मतलब जब हम आपस में सहमत हो जाते हैं। हर एक जो बंदा हमारे पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, जिसको हमने चुनकर भेजा हुआ है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा ना, मैक्सिमम जो चीजें होती हैं उसमें बहुमत जरूरी होता है।
तभी तो हम बोलते हैं ना कि भाई अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई भी निर्णय लेना होता है तो हम क्या करते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, कि वोट करवाते हैं कौन जो इंसान है वो इस निर्णय से खुश है, कौन नहीं है। तो यही तो होता है ना, है ना, यही होता है या नहीं होता, फटाफट से बताओ। तो वही है, तो होता क्या है कि भैया अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर निर्णय ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है या नहीं हो, फटाफट से बता दो। क्लियर हुआ? हाँ, तो यहां पे उसी की रिगार्डिंग जो है पॉइंट लिखा हुआ है। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। मतलब जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा सबको इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया अब अश्वेत लोगों की सरकार आ गई है, अब अश्वेत राष्ट्रपति बन गया है तो हम श्वेतों को, गोरे लोगों को अलग कर देंगे। ना ना ना, खुन्नस नहीं निकालनी। गोरों ने गलत किया, ठीक है, उसको भूल जाओ। यहां पर मंडेला साहब यही कह रहे हैं, गोरों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसको भूल जाइए और सब कुछ भूल के आगे बढ़िए। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि अब जो भी निर्णय लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि भैया वो एकदम अलग से लिया जाएगा या फिर उसमें किसी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, उसमें सबको जो है इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। और ना किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर एक शर्त यही रखी गई थी जब यहां पर जब एग्रीमेंट हुआ था, ये यहां पर मेन एग्रीमेंट हुआ था कि ना तो किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, ना ही किसी की जो संपत्ति है वो जब्ती जाएगी, है ना, उसको जबरन, क्योंकि गोरे जो थे वो बहुत अमीर थे उस टाइम पे। तो यहां पर ऐसा भी नहीं बोला गया गोरों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा या फिर किसी से दुष्ट व्यवहार किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, है ना? अच्छा, यहां पे बात हो रही है आम सहमति की। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, सोच के देखो, देखो ये स्टेटमेंट मैंने बताया तुम्हें, पहले चाहे जिसने जो भी कुछ किया हो, है ना, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मतलब अब तक जो हुआ भूल जाओ, लेकिन अब से जो चीजें आगे होंगी उसमें चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो, चाहे गेहुआ हो, उन सबकी भागीदारी की जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार का जो है यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा बेटा जी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव यहां पर आपसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ संविधान बना हमारा साउथ अफ्रीका का। इसीलिए हम साउथ अफ्रीका के संविधान को एज अ केस स्टडी के रूप में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर ये बताओ सर, हम साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में काहे पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोकतांत्रिक देश हैं, इतने सारे संविधान हैं, हम तो किसी की भी देश की बात कर सकते हैं, हम संविधान की बात, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है बेटा। सोच के देखो ना, 1994 से पहले आप देखोगे कि साउथ अफ्रीका में तरखाट मचा हुआ था, लड़ाइयां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं भाई। और फिर अचानक से सब कुछ सही हो गया। तो भैया 1994 के बाद आप देखोगे इन्होंने कुछ इस तरीके का संविधान बना लिया कि जो अपने नागरिकों को इतने सारे अधिकार देता था जो शायद दुनिया का किसी भी दूसरे देश का जो संविधान है वो नहीं देता होगा। इसलिए हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ है ना? इतनी चीज क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम बात करेंगे थोड़ा सा भारत के बारे में, है ना। अब यहां पर भारत के बारे में बात करेंगे, याद रखना, भारत के बारे में तो बात करेंगे लेकिन हम कंपेयर किससे करेंगे? साउथ अफ्रीका से। तो बीच बीच में साउथ अफ्रीका का हम लेते रहेंगे उदाहरण, और हम अब इंडिया के बारे में बात करेंगे। अब हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बस ये लिखी हुई है क्योंकि तुम्हें नोट्स चाहिए होते हैं। मौखिक रूप से मैंने, है ना, ओरली मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, वर्बली मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, तुम्हें डरना, अभी एक बच्चा बोल रहा है कि सर बहुत डर लगता है। अरे भाई, तुम्हें काहे का डर लग रहा है? एक तो 9वीं और है तुम्हारी, कौन सा बोर्ड एग्जाम है? लेकिन 9वीं में तुम्हारे बेसिक्स क्लियर। अब हुआ क्या, देखो मैं बता रहा हूं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात बताऊं, सामाजिक विज्ञान की। दिक्कत ये हुई हमारे सब्जेक्ट को, थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट है ना, बेचारा सब्जेक्ट रह गया। बेचारा मतलब तुम लोगों ने इतनी अटेंशन दी नहीं। 6th 7th 8th में तुम्हें पता नहीं कौन से टीचर मिले जिन्होंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के नाम पे क्वेश्चन आंसर्स करवाए, और 6th 7th 8th 3 सालों में आपका जो इंटरेस्ट था सामाजिक विज्ञान को लेकर लूज हो गया। अब 9th 10th की हम बात करें तो एकदम से इंटरेस्ट जगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना? ऑल्दो 9th 10th में 11th 12th में तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार, मजाक सेट के बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि 6th 7th 8th में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं तुम्हारे साथ में, मतलब 6th 7th 8th में जो तुम्हारे बेसिक्स हैं वो थोड़े से हिल गए हैं। तुम्हें शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आता तुम लोगों को कि भाई पता नहीं क्या ही होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ के, मजा नहीं आ रहा, ये है वो है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी हम हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो जगा देंगे, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन देखी है ना मूवी, देखना कभी, बहुत ही सही मूवी है भाई। उस इंसान ने पूरा पहाड़ काट दिया था अपनी बीवी के लिए, अपने वाइफ के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। चलो ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें सिंपल, सबसे पहले तो यहां पे बताया गया है
कि संविधान क्या है भाई? एक ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई एक क्या है, लिखित किताब है, जिसे क्या होता है, जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। सिंपल, यानी कहने का मतलब ये है, देखो अब मैंने जो मौखिक रूप से पढ़ाना था पढ़ा दिया है। सिंपल से यहां पे बोला गया है संविधान की अगर हम बात करें तो एक ऐसी किताब है जिसको उस देश में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो सरकार है चाहे वो कोई भी संस्था है, वो उसको मानती है, बाध्य है उस पर, पूरा देश ही उसी के ऊपर टिका हुआ है ना। संविधान क्या है? संविधान पूरे देश की अगर हम बात करें, उस पूरे देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, सब सर्वोच्च कानून माना जाता है। और आप देखोगे इसको कोई भी नकार नहीं सकता। अब कल को ये नहीं है कि तुम बाहर जाओगे, तुमने किसी को भी थप्पड़ मार दिया, किसी का भी तुमने मर्डर कर दिया, किसी को भी तुमने चोरी कर ली किसी घर में, और तुम कहोगे नहीं हम तो चोरी करेंगे, क्या हम तो संविधान मानते ही नहीं है। नहीं, अगर तुम इस देश के नागरिक हो, समझो, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव टू फॉलो द रूल्स। अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपको इस देश का जो संविधान है वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। कल को ऐसा नहीं है तुम किसी घर में डाका डाल दोगे और बोलोगे कि हम तो डाका डालेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो संविधान मानते ही नहीं है सर, हम तो करेंगे सर, हम तो करेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सा संविधान में, कौन सा, हमारे यहाँ पे कोई संविधान नहीं माना जाता। अरे ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव सम ड्यूटीज, है ना, आपको आपके कुछ कर्तव्य होते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि संविधान आपको कुछ अगर ड्यूटीज भी देता है ना, संविधान आपको अगर कुछ राइट्स दे रहा है, कुछ अधिकार दे रहा है, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ कर्तव्य भी दे रहा हो, है ना। समझ में आया ना? यानी कि तुम्हें कुछ ताकत मिलती है, तुम्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, अधिकार के साथ में कुछ ना कुछ तुम्हें कर्तव्य भी मिलते हैं, कुछ ड्यूटीज भी तुम्हें फॉलो करनी होती हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ। है तो यहां पे पहले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि देखो ऐसा है कि हमारी जो संविधान है वो एक लिखित किताब है जिसको हर देश का जो नागरिक है वो मानता है। दूसरी बात यह है, और कौन मानता है कि उस देश में जो लोग रह रहे हैं, जिसको हम उस देश का नागरिक बोलते हैं, वो उस संविधान को, उस किताब को मानेंगे, है ना। और एक तरीके से आप देखोगे ना कि ये एक तरीके से सरकार और नागरिक जो है इनके बीच में जो संबंध है ये भी तय करता है। भाई हमारा जो संविधान है ना सिर्फ अधिकार देता है, वो ये भी बताता है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, हमारा संविधान ये भी बताता है कि सरकार की ताकत कितनी है, सरकार अपनी ताकत का किस प्रकार जो है इस्तेमाल कर सकती है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे संविधान ये भी तय करता है कि आम लोग और जो सरकार है इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे बदलेंगे, कैसे तय होंगे, ये भी हमारा संविधान बताता है। क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बता दो जल्दी से। तो लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ 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 सर, सर एनिमे देखते हो? अबे एनिमे देखते तो हैं भाई, इतनी बार तो बोला एनिमे देखता हूं मैं। तुम लोग तो यार एनिमे मेरे को लगता है कि हिंदी डबिंग में देखते, तुम लोग हॉलीवुड मूवीज भी मेरे को लगता है हिंदी डबिंग में देखते होगे, है ना। हिंदी डबिंग में तो, इंग्लिश में तो देखते नहीं होगे, तुम हिंदी डबिंग में ही देखते होगे ना। बेटा देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना अपनी, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश में मूवीज देखना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में मेरे को पता है कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी पहले स्टार्टिंग में हिंदी डबिंग मूवीज देखता था। स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ बाद में धीरे 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 इंग्लिश इंप्रूव होती है भाई, मैंने देखा है। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना तो मैं बिना कुछ इंग्लिश की स्पीकिंग की ट्यूशन वगैरह लगाए हुए इंग्लिश में मूवीज देखना शुरू कर दो। अच्छी अच्छी मूवीज देखो जो कुछ सिखाएं तुम्हें, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं। वो तुम हिंदी डबिंग की मूवी देखते हो भाई, हे जॉन वहां मत जाना, वहां खतरा है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन, मुझे तुम पे पूरा गर्व है। ऐसी होती है ना हिंदी डबिंग, हिंदी डबिंग ना। हाँ भाई, साउथ इंडियन मूवी की तो और गंदी होती है, हॉलीवुड की तो फिर भी ठीक है, साउथ इंडियन की तो और गंदी होती है भाई, मतलब बहुत बहुत गंदी होती है भाई। मुझे लगता है तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। भाई मतलब सीरियसली, मतलब यार इंग्लिश में देखा करो, हिंदी मत देखा करो यार, हिंदी मत देखा करो। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मैं बहुत शैतान हूँ। मेरी माँ हमेशा बचपन में ही गुजर गई और मेरे पापा ने मुझे हमेशा अकेला पाला है। ऐसे ऐसे होती है ना हिंदी डबिंग, तो ऐसे होती है ना, ऐसे है ना ऐसे ऐसे। हिंदी डबिंग तो ऐसी होती है भाई। हिंदी डबिंग स्टार्टिंग में मेरे को ये भी अच्छी लगती थी भाई, हिंदी डबिंग स्टार्टिंग में इतनी अच्छी लगी है ना मेरे को, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मैंने इंग्लिश में मूवीज देखना शुरू की तो मेरे को रियलाइज हुआ भाई ये क्या है, हिंदी में तो नहीं देखना चाहिए भाई, जो मूवीज है ना उसके ओरिजिनल वॉइस में ही मूवीज देखनी चाहिए। अरे डाउट्स देखेंगे, डाउट्स एंड में देखेंगे बेटा, पक्का देखेंगे डाउट्स, ठीक है ना। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा अब यहां पे लिखा हुआ है
अब सिंपल सी बात है, यहां पे सिंपल सी बात है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं, उसमें सिंपल से लिखा हुआ है कि संविधान हमारी कुछ नियमों की किताब है, इसको हर नागरिक को, सरकार को, संस्था को मानना पड़ता है। प्लस यहां पे यह भी लिखा हुआ है कि भाई हाँ, हमारे देश में जो भी नागरिक रह रहा है वो इस दस्तावेज को नकार नहीं सकता। क्लियर हुआ? हाँ, या फिर यह भी यहां पे लिखा हुआ है कि भैया हमारे जो संविधान है वो नागरिक और सरकार के बीच के संबंध को भी दर्शाता है ना। तो आप देखोगे किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करूं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं और सरकार जो है, उनके बीच के संबंध को कौन स्पष्ट कर रहा है? तो हमारा संविधान। क्लियर हुआ? चलिए अब जैसे हम बात करें संविधान के क्या क्या प्रमुख काम है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पे पहला जो प्रमुख काम बताया गया है, सबसे पहली बात क्या है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अब सिंपल सी बात, अब देखो पहला जो पॉइंट है, तुम पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, तुम क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है, आपस में लोग रह रहे हैं, तुम अपनी गली में रह रहे हो, गली मोहल्ले में रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम जब चैन की नींद सोते हो, तुम्हें क्या लगता है भाई? तुम्हें लगता है ना कि भैया देखो ऐसा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, मतलब योगी जी सब देख रहे हैं। नहीं मजाक कर रहा हूं। खैर भाई देखो, योगी जी के आने के बाद थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरा है यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधरा है योगी जी के आने के बाद। लेकिन हाँ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें आपस में, तो अगर मैं तुम्हारी बात करूं, जब तुम रात को सोते हो एकदम, है ना, बेहोशी से सो रहे हो एकदम बिना किसी चिंता के, क्यों सोते हो तुम? क्यों सोते हो भाई? क्योंकि तुम्हें भरोसा है कहीं ना कहीं कि अगर इस देश में कुछ गलत होता है तो मेरे पास अधिकार है, कुछ मैं कोर्ट में जा सकता हूं, पुलिस है, मेरे हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब ये कैसे डेवलप हुआ भाई? अब तुम बताओ, आपसी ये जो भरोसा, एक भरोसा डेवलप जो हुआ है एक तरीके का, ये कैसे डेवलप हुआ है? बिना संविधान के हो सकता था? तुम बताओ। अरे भाई मैं बोल तो रहा हूं कि एक दिन, सिर्फ एक दिन अगर सरकार बोल दे कि ऐसा है, देखो ऐसा है कि पूरे देश में एक दिन के लिए कोई भी नियम कानून लागू नहीं होंगे, कोई भी संविधान लागू नहीं होगा, जो करना है करो, तुम उसके बाद देखो, उसके बाद तुम चैन की नींद सो के देखो। नहीं कर सकते तुम बे, नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया संविधान का डर था कहीं ना कहीं लोगों के अंदर। आज तुम कुछ गलत काम करते हो, तुम्हें पता है कि पकड़े तो जाओगे ही जाओगे, पकड़े जाओगे, सजा तो होगी ही होगी तुम्हें। समझ में आया ना? हाँ, सजा होगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कहीं ना कहीं कि भाई कानून अंधा है, सबको देख रहा है कानून, ठीक है ना। कानून अंधा नहीं है बेटा, कानून की नजरों से कोई भाग नहीं सकता। कानून के जब नजरों में पट्टी बंदी होती है, इसका मतलब ये नहीं कानून अंधा है, इसका मतलब ये है कि कानून जब निर्णय लेता है, कानून जो है सबके लिए बराबर है, कोई चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है, कानून सबके लिए बराबर है बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर हमारा ये संविधान है, ये भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, मतलब सरकार कैसे चुनी जाएगी, ये पूरा प्रोसेस कहां लिखा हुआ है? हमारे संविधान में। सरकार कैसे बनेगी, ये पूरा प्रोसेस कहां लिखा हुआ है? संविधान में। अच्छा, सरकार अगर बन जाती है तो सरकार कितने फैसले ले सकती है, किस हद तक फैसले ले सकती है ना, वो भी कहां लिखा हुआ है? वो भी संविधान में लिखा हुआ है। मतलब सरकार के भी क्या अधिकार है, सरकार भी किन किन चीजों पर अपने निर्णय ले सकती है। मैंने आपको बताया था ना, याद करो मैंने क्या बताया था। अभी आप आगे पढ़ोगे, आगे जब क्लास 10वीं में आओगे तो पढ़ोगे कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की कितनी ताकत है, केंद्र सरकार किन किन विषयों पर निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार किन किन विषयों पर निर्णय ले सकती है। ये सब कहां लिखा हुआ है? ये सब जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मतलब सरकार पर लिमिट लगाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का है, सरकार को शक्ति देने का, पावर देने का काम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। हमारी जो सरकार है वो संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान के अंडर में आती है हमारी सरकार, याद रखना। वो छतरी वाला वो मैंने चित्र बनाया था, याद रखना हमेशा। क्लियर हुआ? चलिए याद रखना, अगला पॉइंट इसी से संबंधित है कि भैया हमारा जो संविधान है ये सरकार की जो अधिकार है इनकी सीमाओं को भी तय करता है। अदरवाइज सरकार तो कुछ भी करेगी, सरकार करेगी कि देखो ऐसा है कि 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे भैया 5 बजे के, आप मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया, रातों रात योगी जी का, वो मोदी जी का वो आया मैसेज कि कल रात को 6 बजे के बाहर, 6 बजे के बाद घर से कोई भी नहीं निकलेगा। अब मे भी हो सकता है कि ऐसे हुआ हो, मे भी हो सकता है कि कुछ अलग सीन हो, कोई रीजन हो, वो अलग बात है। लेकिन मान के चलो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और मैं चाहता हूं कि कल शाम को 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब सोच के देखो ये क्या है, ये उल्लंघन है संविधान का? नहीं है, बिल्कुल है भाई, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये राइट टू फ्रीडम पे डायरेक्ट तुमने चोट मार दी भाई, राइट टू फ्रीडम पे। हमारा संविधान जो है क्या देता है? स्वतंत्रता का। भैया तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तो कहीं ना कहीं सरकार कर सकती है, ये नहीं कर सकती सरकार। रातों रात कोई भी, हमारे चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर सरकार करेगी तो क्या होगा? तो हमारी जुडिशरी बैठी हुई है, हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फटकार लगा देंगे नरेंद्र मोदी जी को,
नहीं कर सकते ऐसे। वो समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? तो क्लियर यहां पे लिखा हुआ है कि भाई सरकार की जो अधिकार है इनकी कितनी सीमा है, ये कौन बताएगा भाई? ये भी हमारा संविधान बताएगा। नागरिकों के कौन से अधिकार हैं, नागरिकों के अधिकार कौन से हैं, उनके कर्तव्य कौन से हैं, ये भी कौन बताता है? ये भी हमारा संविधान बताता है। और सिंपल सी बात है, जब ये सब चीजें होंगी तो इससे हमारा समाज क्या होगा? हमारे एक अच्छे समाज की नींव रखी जाएगी, है ना। लोगों की देखो होता क्या है, संविधान क्या है आप बताओ? संविधान बहुत सारी लोगों की आकांक्षाएं हैं बेटा। संविधान अगर आप देखोगे ना, संविधान आपको लगता है कि संविधान जब हम आजाद हुए इसके बाद बनना शुरू हुआ, लेकिन ये गलत है। संविधान की रूपरेखा तो बहुत पहले खिंच चुकी है भाई। संविधान लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत से लोगों की एस्पिरेशंस हैं। अब सोच के देखो, अंग्रेजों से पहले हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। ना ही हमारे पास कोई समानता थी, ना ही हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार था, ना ही हमारे पास कोई भी मौलिक अधिकार था। दलितों के साथ कितना खराब हुआ करता था। समझ रहे हो, समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? लेकिन संविधान के बनने के बाद अब यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं, इनकी जो कुछ आकांक्षाएं थी कि भैया एक दिन जब हम आजाद होंगे तो हमारा आजाद भारत कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो भाई संविधान कुछ भी नहीं है, संविधान बहुत सारी लोगों की एस्पिरेशंस है, बहुत सारी लोगों की आकांक्षाएं हैं जो उस संविधान के रूप में तुम्हें मिलती हैं। तभी तुम्हारे संविधान में बोला गया है ना कि चाहे तुम्हारी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी आपके क्रीड हो, कोई भी, है ना, किसी भी आप समुदाय से आते हो, फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है, महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है, दलितों के साथ बहुत गलत हुआ है। तो उनकी आकांक्षाएं जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में है। तो याद रखना हमेशा कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमारे संविधान ने सॉल्यूशन दे दिया। तो इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे अब सोच के देखो ना, आज के टाइम पर, आज से 50 साल पहले की हम बात करें तो दलितों की कितनी बेकार हालत थी। लेकिन आज जो है थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दलितों की हालत बिल्कुल सुधर चुकी है, लेकिन हाँ फिर भी आज देखोगे जो दलित हैं, है ना, जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे दलित भाई बहन जो हैं, उनकी कंडीशन में फिर भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है एज कंपेयर टू अगर आप 50-60 साल पुराना देखोगे तो। हाँ, गांव में अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप शहर में आओगे तो शहर में ये सब देखने को अब नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की वजह से हुआ है। तो संविधान ने कहीं ना कहीं हमारे एक अच्छे समाज की नींव रखी है ना। और कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो है वो क्या दिखाता है? हमारे समाज की आकांक्षाओं को ही हमारा संविधान दिखाता है। जो लोग चाहते थे वही तो हमने संविधान में डाला है। लोग चाहते थे कि हमें समानता मिले, संविधान में डाल दिया गया। लोग चाहते थे हमें क्वालिटी मिले, लो भाई डाल दिया, लो भाई। लोग चाहते थे कि भाई ये जो जाति पात हो रहा है, ये धर्म के नाम पे चीजें हो रही हैं, इनको भी हटा दिया जाए, तो भैया डाल दिया। तो एक एक इंस्पिरेशन जो है, जो एक एक आपको एस्पिरेशन की हम बात करें, वो आपको संविधान में देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? हाँ, और ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है बेटा, याद रखना, लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा जरूरी है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिंपल सी बात है, बोला गया है कि जिन जिन देशों में संविधान होता है ना, वे सभी लोकतांत्रिक हों ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपको ऐसे कई सारे देश भी मिल जाएंगे जो लोकतांत्रिक नहीं है, बट फिर भी उनके यहां पे संविधान है। लेकिन आप देखोगे, लेकिन हां यह चीज होती है कि जिन देशों में लोकतंत्र है वहां संविधान होना जरूरी है। जहां वहां संविधान होना जरूरी है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हर लोकतांत्रिक शासन में, हाँ, हर लोकतांत्रिक शासन जो है, ऐसा नहीं है कि हर एक लोकतांत्रिक शासन में आपको, कोई भी लोकतांत्रिक शासन, कोई किसी भी जगह पर आपको संविधान दिख रहा है तो वो लोकतांत्रिक शासन होगा ही होगा। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा तो भाई चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट एक्चुअल में वो लोकतंत्र तो है ही नहीं। ऐसा तो भाई पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमारा भी संविधान है, लेकिन उनके संविधान का कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान को तो उनकी सेना चला रही है। वो प्रधानमंत्री वगैरह तो सब ऐसे ही हैं, वो कठपुतली हैं। वो तो एक्चुअल में पूरे पाकिस्तान को कौन चला रहा है? उनकी सेना चला रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ है ना, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई। चलो अब एक हम नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, पढ़ ले फटाफट से बताओ। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं संविधान बनने के इतिहास। तो मैंने आपको बताया बेटा कि देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है। मानते हो नहीं मानते? मतलब हर चीज के पीछे हिस्ट्री होती है। कोई भी आप चीज उठा के देख लो, उसका एक इतिहास होगा, ये चीज शुरू कहां से हुई। तो हम यहां पे वही बात करेंगे कि संविधान जो है, ये जो शब्द है ना, भारत की हम बात करें तो भारत में इस चीज की मांग कब शुरू हुई कि हमारे पास भी, हमारे देश में भी एक हमारा आजाद भारत में जब हम आजाद हो जाएंगे अंग्रेजों से, तो उसके बाद हमारा देश को संभालने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? अब जैसे मैं थोड़ा सा बात करता हूं, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं कब के बारे में बात कर रहा हूं सर? तो मैं बात कर रहा हूं 1947 में हम आजाद हुए, तो उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, है ना। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कब की सर? तो मैं 1900 से लेके,
है ना, करीबन जो है आप देखोगे 1947 से पहले पहले की बात कर रहा हूं, ये इस टाइम पीरियड, इस बीच के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं बात करूं अब हुआ क्या, 20वीं शताब्दी की हम बात करें, 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो यहां पर आप देखोगे कि इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में एक लहर आई थी। आप एक चैप्टर पढ़ोगे क्लास 10th में, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। अब यहां पर जो भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ, भारत में एक तरीके से एकता वाली भावना आई कि भैया हमारे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए। और हमारा भारत देश जो था, पहले भारत देश नहीं था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, जहां पर अलग अलग राजा रजवाड़े जो है राज करते थे। लेकिन हमारे देश को, हमारे हमारे ये पूरे भारत को एक देश बनना बहुत जरूरी था। और इसी दौरान आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, अब इस टाइम पर आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि हमें एक देश की जरूरत है और हमें एक संविधान की भी जरूरत है। जब हम आजाद हो जाएंगे तो उस देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज तो होने चाहिए, है ना। और उस दस्तावेज में हम वो सारी चीजें डालेंगे जो हमारे आम लोग जो हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो सारी चीजें हम उस दस्तावेज में डालेंगे। और यही हुआ आज के टाइम पर, तो यही देखते हो आप, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आप सबसे पहले देखोगे कि यहां पर 1928 की मैं बात करूं, अब 1928 की मैं बात करूं, तो जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे सर पहले प्रधानमंत्री? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो उनके ही पिताजी थे, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था सर इनका? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अच्छा, अगर मैं मोतीलाल नेहरू जी की बात करूं तो इन्होंने क्या किया, ये भी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे भाई, बहुत अमीर इंसान थे। याद ये मत सोचना कि भाई जवाहरलाल नेहरू गरीब थे, ना ना ना, इनके पिताजी बहुत अमीर थे, बैरिस्टर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, है ना। ही वॉज सच अ वाइस मैन। इनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे इन्होंने 1924 में अपनी एक पार्टी बना ली। ये खैर आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो यहां पर लिखा हुआ है वो आपकी किताब में, बाकी सारी चीजें मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ताकि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप देखो आप किताबी कीड़े बन के रह जाओ यार। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूं कि आपको एडिशनल कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो हुआ क्या, हमारे जो मोतीलाल नेहरू जी की हम बात करें तो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और 1924 में इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, स्वराज पार्टी। और इन्होंने क्या किया था, 1928 की अगर हम बात करें, 1928 की हम बात करें तो अंग्रेजों ने ना हमें चैलेंज किया था। क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। और साइमन कमीशन को यही काम दिया गया था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भारत का संविधान देखना है, भारत के संविधान के बारे में कुछ बताना है, कुछ अगर उसमें बदलाव किए जाने हैं, भारत के कुछ नियम कानून जो है उनके बारे में तुम्हें बताना है। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने उसका बहुत विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस साइमन कमीशन में सातों के सातों जो लोग थे वो गोरे लोग थे। अब सोच के देखो, ये जो गोरे लोग हैं ये हमें बताएंगे, अब ये गोरे जो लोग हैं ये भारत के बारे में अब हमको बताएंगे, तुम्हें भैया भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए था। तो एक तरीके से हमारे जो मोतीलाल नेहरू है ना, इन्होंने चैलेंज ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारतीय जो लोग हैं ना ये बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको कुछ नहीं आता, है ना। उनको ऐसा लगता था भारतीय लोग बहुत ही असभ्य हैं, तो ये अपना संविधान नहीं बना सकते। तो यहां पर हुआ ये कि यहां पर भारतीयों को चैलेंज दिया गया, एक चुनौती दी गई कि बेटा बना के दिखा दो तुम संविधान अपना, हम जान जाएं। क्योंकि अंग्रेजों को, गोरों को ऐसा लगता था कि हम ही इनका संविधान बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं बना सकता। तो ये चैलेंज जो है हमारे मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया। और आप देखोगे 1928 में जो हमारे मोतीलाल नेहरू जो है और इनके जो अलग जो इनके 8 दोस्त थे, 8 अन्य जो नेता थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अब प्रारूप का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मसौदा, एक तरीके से है ना, एक जैसे इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। जैसे कोई भी चीज आप करते हो पहले तो एक तो मोटा मोटा एक इन जर्नल जो चीजें आप इंक्लूड करते हो ना कि भाई ये चीज हम करने जा रहे हैं, तो उसका एक पूरा एक मसौदा तैयार कर दिया, एक पूरा प्रारूप तैयार कर दिया आपने, इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट, इंग्लिश में ड्राफ्ट बोलते हैं। तो उन्होंने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया। इतनी चीजें समझ में आनी, कुछ ऊपर से तो नहीं निकल रहा, कुछ ऊपर से तो नहीं निकल रहा, फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो, कुछ ऊपर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा, फटाफट से बता दो, जल्दी से फटाफट से बता दो, जल्दी से। अरे बेटा कॉल तो हम सबको करते हैं, कोई उठाता ही नहीं है, बे कोई नहीं उठाता। अरे प्रारूप का मतलब क्या होता है बेटा? प्रारूप का मतलब बताया तो, प्रारूप का मतलब होता है प्रारंभिक रूप। रुको रुको, तुम्हें एक एक शब्द का मतलब दिक्कत होती है बताने में, है ना। प्रारूप को तोड़ दो तुम, प्रारूप, प्रा मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक। रूप मतलब उसका जो चेहरा है, रूप जो है। तो किसी भी चीज का आप तुम स्टार्टिंग जो रूप देते हो उसको हम बोल देते हैं प्रारूप। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट।
ड्राफ्ट, है ना। तो इन्होंने पहले क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हमारे संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। हालांकि उसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से हो चुकी थी। अब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं बताता हूं आपको, एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना, ध्यान से लिखते रहना। सबसे पहले हमारे जो मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू जी जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या तैयार किया सबसे 1928 में, 1928 की हम बात करें, है ना, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान का प्रारूप, है ना, एक प्रारंभिक जो रूप है इन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट किया। क्लियर हुआ, है ना, इतनी चीज क्लियर है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखोगे 1931 में, 1931 की हम बात करें, जैसे ये पॉइंट आपका आगे लिखा हुआ है, आगे पॉइंट लिखा हुआ है, 1931 की हम बात करें। अब होता क्या था, उस टाइम पर पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसको हम बोलते थे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसका जिसको बनाया गया था 1985 में, और सॉरी 1885 में, 1885 में बनाया गया था, 1885 में एओ ह्यूमन द्वारा बनाया गया था। तो हमारे देश की उस टाइम पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, इसकी हर साल मीटिंग हुआ करती थी। तो 1931 में इसकी एक मीटिंग हुई। सर मीटिंग कहां हुई, तो लाहौर में, लाहौर में इनकी मीटिंग हुई, जिसको हम बोलते थे अधिवेशन। अधिवेशन मतलब, अधिवेशन का मतलब होता है सेशन, है ना, सेशन जो होते हैं कांग्रेस के, हर साल सेशन हुआ करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, ये लोग आपस में जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं ये आपस में मिला करते थे। तो 1931 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। अब तुम्हें मन में एक प्रश्न आएगा, सर लाहौर तो पाकिस्तान में है, सर क्या बात कर रहे हो, गलत बता रहे हो। नहीं, उस टाइम पर बेटा लाहौर भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हम तो बाद में अलग हुए ना बेटा जी, बाद में पाकिस्तान अलग हुआ ना, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था ना। हाँ, तो उस टाइम पर लाहौर में इनका अधिवेशन हुआ, जिसमें आप देखोगे कि जिसमें क्या बोला गया, जिसमें संविधान के जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं उसको लेके कुछ यहां पर प्रस्ताव पारित हुए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि देखो हुआ क्या, हर साल कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी, और पहली बार 1931 में कांग्रेस की मीटिंग हुई, और उसमें ऐसा बोला गया, उसमें क्या बोला गया सर, उसमें ऐसा बोला गया कि हमें क्या करना है, हमें अपने संविधान के कुछ मुख्य उद्देश्यों को लेके चीजें करनी पड़ेंगी। मतलब हमारा जब भारत देश आजाद होगा तो उस संविधान को, उस संविधान के क्या रूप होंगे, उस संविधान में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, उस संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा। तो इस पर जो है बात हुई कब, 1931 में लाहौर में। यानी कि आप देखोगे लाहौर अधिवेशन में, है ना, 1931 में आप देखोगे लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में आप देखोगे क्या किया गया भाई, मुख्य उद्देश्यों के बारे में जो है बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है, मुख्य उद्देश्यों के बारे में, मुख्य उद्देश्यों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की, क्लियर हुआ, मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की, मुख्य उद्देश्यों के बारे में जो है बात की गई, क्लियर हुआ। हाँ ना, फटाफट से बता दो, मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की, ठीक है, क्लियर हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, रुको। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या हुआ सर, अब ये पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके पूरा समअप कर दूंगा, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तीसरी चीज क्या हुई, तीसरी चीज क्या हुई सर, 1934 आया, 1934, 1934 की बात करूं, 1934 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। कोई बताएगा मेरे को 1934 में कि सबसे पहले संविधान सभा जो बनाई गई थी उसका आइडिया किसने दिया था, कोई बता सकता है। जो संविधान सभा, जिसने हमारा संविधान बनाया था, अब इसका आइडिया किसने दिया था, फटाफट से बताओ दो, फटाफट से बता दो, जल्दी से, क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, कोई मेरे को बताएगा कि संविधान सभा का पहला आइडिया किसने दिया था, पहला जो ये जो विचार था कि हमारे देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए, और जो संविधान सभा होगी वो पूरे देश का संविधान बनाएगी, पूरे देश का संविधान बनाएगी। फटाफट से बता दो, जल्दी से, फटाफट से बता दो, जल्दी से, क्लियर हुआ, कोई बताएगा, कोई बताएगा फटाफट से, जल्दी से। नहीं बेटा, अंबेडकर नहीं थे, अंबेडकर नहीं थे। अब देखो 1934 में एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े वकील भी थे, एमएन रॉय, है ना, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो था वो इन्होंने ही चलाया था, खैर वो अलग बात है, इतना मत ध्यान दो। हाँ, एमएन रॉय की हम बात करें, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का
संविधान सभा, संविधान सभा की अगर हम बात करूं, इसका विचार किसने दिया था? सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है वो हमारे एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। क्लियर हुआ? तो ये सारा कुछ इतिहास रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है बेटा जी, वो उसका जो इतिहास है ना, बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास रहा है उसका, बहुत ही लंबा चौड़ा जो है हमारे संविधान का इतिहास रहा है। जैसे आप देखोगे मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, फिर 1931 में लाहौर अधिवेशन हुआ और उन्होंने बोला कि इन केस अगर हमारा संविधान बनता है तो इसके मुख्य रूप से कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे। उसके बाद आप देखोगे 1934 में हमारे जो एम एन रॉय साहब जो थे, इन्होंने विचार दिया, एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम भी एक संविधान सभा बनाएं, और इनके आइडिया को लागू भी किया गया था। आप देखोगे 1946 में हमारी संविधान सभा बनेगी, है ना। तो संविधान सभा बनाने का जो है आइडिया किसने दिया था? हमारे एम एन रॉय ने दिया था। ये संविधान सभा जो है ना बेटा, ये संविधान सभा जो है, ध्यान से देखो फटाफट से, ये संविधान सभा जो है ना, इसका काम क्या था? आप देखोगे ये संविधान सभा जो है, इसका काम क्या था? ये बताओ, इसका काम क्या था? इसका काम था देश का संविधान बनाना। इसका काम क्या था? इसका काम था देश का संविधान बनाना। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? हाँ, तो ये कुछ इतिहास है हमारे देश का, है ना, हमारे देश के संविधान का कुछ ये आपको इतिहास देखने को मिलता है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, ठीक है? क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? और हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान ऐसे बन गया। थैंक यू। और हां, अब ये देखो, ये जितने भी डिस्कशन हुए थे, अब ये जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, जो भी लोग बात कर रहे हैं संविधान के उद्देश्यों के बारे में, तो आप देखना इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन थी। जैसे हम बात करें किन किन चीजों पे बात की गई, किन किन चीजों पे बात की गई, तो आप देखोगे कि हमने व्यस्क को मताधिकार के बारे में बात की। भैया हमारे भारत देश में रहने वाला हर, पहले स्टार्टिंग में बोला गया था 21 प्लस, फिर बाद में क्या हो गया? बाद में 18 प्लस हो गया, कि हर व्यस्क नागरिक को वोटिंग का अधिकार होगा। मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि किन किन चीजों पे चर्चाएं हुई, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है समान थी। क्या थी? जैसे कि हम बात करें व्यस्क को मताधिकार, और हम बात करें थोड़ा सा, हम देखेंगे थोड़ा सा आगे, आप देखोगे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ये मैंने आपको बताया था, ये हमने कहां से हमने बोरो किया है? ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से हमने बोरो किया। जैसे हम बात करें और अल्पसंख्यकों को अधिकार, मतलब अब ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनके नंबर कम होते हैं, जो कम है, जो संख्या में कम है, जो संख्या में कम है। अब जो संख्या में कम है इनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है बेटा। अल्पसंख्यक जो है वो कोई भी हो सकता है, वो जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो लोग कम है उनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, जो लोग ज्यादा हैं उनको हम बहुसंख्यक बोलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जब संविधान की बात आती है ना, जब भी प्रयास किए गए संविधान बनाने के, तो उनमें कुछ चीजें कॉमन थी जो कि सब कर रहे थे कि भैया जब हम आजाद हो जाएंगे और जब हमारा संविधान बनेगा तो हर वयस्क नागरिक को वोटिंग अधिकार होगा, मत डालने का अधिकार होगा, सबके पास समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, है ना। जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो लोग संख्या में कम हैं, इनको भी हमारा संविधान जो है अधिकार देगा। तो ये सारी जो बातें हैं, इन पर जो है सहमति बनी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। अब एक नया टॉपिक है कि हमें संविधान सभा की आवश्यकता क्या थी। अब यहां पे संविधान सभा की बात हो रही है बेटा, संविधान सभा की, ध्यान से पढ़ना कि हमें संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है। इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें हम। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी पोल आएगा बेटा, पोल आएगा, एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोल आएगा आपका पोल आएगा और पोल भी खुलेगी आपकी, क्योंकि आप पोल तो बोल देते हो लेकिन पोल में कुछ कर तो पाते नहीं हो, है ना। अब संविधान की आवश्यकताओं की हम बात करें बेटा, आप देखोगे यहां पे देखो सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, सारी चीजें कॉमन है, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, सारी एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है। सबसे पहली बात है कि देखो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, समाज में शांति बनाए रखने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया, कॉमन टॉपिक है ना। अब याद रखना, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक चीज रिपीट हो रही है बार बार। सबसे पहले समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्यों? क्योंकि भैया संविधान है तभी तो लोग उससे डर रहे हैं ना, संविधान का डर है कहीं ना कहीं, संविधान के अंदर जो लिखा है उसका कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, डर इन द सेंस कि मतलब लोग मानते हैं उस चीज को, तभी तो शांति कायम है। संविधान ना हो तो सोच के देख लो, ये पॉइंट अगर तुम्हें समझ में ना आए तो इमेजिन करो कि संविधान ना हो तो क्या होगा, जब नियम कायदे ना हो तो क्या होगा। मैंने वो तुम्हें क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था कि जिसकी बैट उसकी बॉल, है ना, वही गुंडागर्दी दिखा रहा है, बाकी बेचारे सब ऐसे ही हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, क्लियर हुआ? हाँ, ये सारी चीजें मैं बता दी हैं सरकार की शक्तियों को। यहाँ पे सवा हटा दो, सवा हटा दो यहाँ पे, है ना। हाँ, सवा हटा दो, ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, ये सब कुछ मैंने जो है पढ़ा दिया। सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि उनके साथ अन्याय ना हो,
ठीक है ना। अच्छा, याद रखना ये अलग अलग जो समूह हैं इनके बीच में जो विवाद हैं उनको सुलझाने और समाज में, है ना, सद्भाव बनाने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, सारी चीजें हैं। अगर भाई सोच के देखो कि तुम्हारे बीच में किसी तुम्हारा विवाद हो जाता है, किसी से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, तो कहां जाते हो? तुम बोलते हो ना आई विल सी यू इन कोर्ट। तुम भाई केस करते हो, मुकदमा चलता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हें न्याय भी मिलता है। कौन देता है न्याय? तुम्हें न्यायपालिका। तो ये सब लिखा कहां पर है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो शांति बनाए रखने में, विवादों को सुलझाने में भी हमारे संविधान का बहुत बड़ा जो है क्या है, योगदान है ना। और यहां पे एक उदाहरण भी दिया गया, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण। और जब संविधान बना दक्षिण अफ्रीका का, तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान बन गया और जो हमारे अश्वेत लोग हैं, और श्वेत जो है, श्वेतों ने बहुत खराब किया था। आप कहने को तो चाहते श्वेत, श्वेत जो थे वो बहुसंख्यक थे, श्वेत काले जो लोग थे वो बहुसंख्यक थे। वो चाहते तो गोरों को मार के भगा सकते थे, उनकी संपत्ति छीन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब उनका संविधान बनाया गया तो यहां पर शांति की अपील की गई कि दोनों समूह, चाहे वो श्वेत हो चाहे वो अश्वेत हो, दोनों समूह जो है शांति बना के रखेंगे और जो भी गोरे लोगों ने किया है उसको भूल जाए, है ना। तो इसने जो है श्वेतों और गोरों के बीच में भरोसा पैदा करने और पुराने घावों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जब संविधान बना साउथ अफ्रीका का, तो यहां पे बोला गया, एक तरीके से भरोसा दिलाया गया कि भैया जो गोरों ने किया है वो भूल जाओ, ठीक है। अब गोरे और काले दोनों मिलकर साथ रहेंगे, अश्वेत और श्वेत मिलकर साथ रहेंगे। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें मैंने आई होप आपको जो है बता दी हैं। क्लियर हो? सारी चीजें बता दी मैंने, एक एक चीज जो है बता दी है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। इतनी चीजें आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है ना? पक्की बात है, क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है? हाँ। अब तुम्हारा ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो गया तुम्हारा। अरे सर जी बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब मत पढ़ाओ सर, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा सर। इतनी पढ़ना है, इतनी पढ़ना है, पक्की बात है, पक्की बात है, इतनी पढ़ना है। चलो ठीक है, काम करते हैं। तो इतनी, वैसे मैं थोड़ा सा और पढ़ाना था मुझे, बट कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, थोड़ा सा क्विज कर लो तुम, क्विज करो तुम जल्दी से, फटाफट से क्विज करो तुम। चलो क्विज करो फटाफट से। चलो 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 क्विज करो, तुम्हारी पोल खुलेगी अभी, फटाफट से जल्दी से। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और इसके पड़ोसी देशों में, स्त्रियों पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यकों और श्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। फटाफट से बता दो जल्दी से। महत्वपूर्ण जो मेन आपको जो अच्छा एक ऑप्शन लगे, जो टिकाऊ ऑप्शन लगे, उस पर ही क्लिक करना, वरना बोलोगे सर जी धोखे से गलत हो गया। पक्की बात है? हाँ बेटा शिवानी बेटा बस कर रहे हैं हम, तेरी बात सुन ली मैंने, चिंता मत कर, इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, चिंता मत कर, इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं। फूलों की रानी, ख्यालों की मलिका, तेरा मुस्कुराना अरे भैया दिक्कत क्या थी? दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान बनाया था, इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी ना कि गोरे जो थे वो अल्पसंख्यक थे, फिर भी क्या कर रहे थे? वो डोमिनेट कर रहे थे, और अश्वेत बहुसंख्यक थे, है ना। ये टकराव था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई। हाँ 65% बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है। क्या कर रहे हो बे बेटा? है क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे काम चलेगा बे? पिट्टू पिट्टू कर दूंगा तुम्हारी। देखो, प्रिंस द्विवेदी, आयुष, नवनीत, सूरज जी, हर्षित, अमरीश, अभय, देव, अमन खान, शैलेंद्र। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, फटाफट से करो कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ अप्रैल 1994, अप्रैल 1993, अप्रैल 1992, 90। फटाफट से बताओ जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से बोलो फटाफट से। मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद। चलिए भाई हो गया टाइम, समय हो गया समाप्त। चलो समय हो गया। अब ये इसका आंसर है, तुमने सही किया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
81% बच्चों ने सही आंसर किया है। तो देखते हैं विनर कौन है भाई। तो यहां पर सूरज जी हैं जो हमारे विनर निकल के आए हैं। वेरी गुड। हर्षित, अमन, हंचर, हम्बरीश, देव, अमन जी, ओके ओके ओके। और यहाँ पे देव, अमन जी, शुभम, रामरूप यादव, विपिन यादव। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब भाई जाते जाते एक काम करते हैं, थोड़ा शायरी देख लेते हैं। शायरी देख लें, बच्चे कह रहे हैं शायरी सुना दो। देखो ऐसा है कि शायरी वायरी मैं मेरे पे सूट तो करती नहीं है, अब तुम बोल रहे हो तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल शायरी है। शायरी क्या है, वो एक कोट है। उड़ा देती है नींदें, ध्यान सुनना, उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियों घर की, उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। तो भैया रात में जो जागते हैं, जरूरी नहीं है कि भैया वो चिट चैट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो मेहनत कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। तो तुम भी अपनी रातें काली मत किया करो, ठीक है। या तो पढ़ा करो या सो जाया करो, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ? हाँ, वीडियो कॉल बेटा हर क्लास में नहीं कर सकते, अब बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गए हैं। तो बेटा देखो ऐसा है, मेहनत करना शुरू करो, बैकलॉग तेरे को ही करना है क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को, उसी के साथ में हम बात करते हैं अब कल। और कल जो है इस चैप्टर को फिनिश करने की जो है कोशिश करेंगे, कल या फिर परसों तक तो हो ही जाएगा, दूसरा लेक्चर है ये। चलो ठीक है ना, चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो और ज्यादा टेंशन वेंशन मत लिया करो यार। आपके अमित भैया